नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार से कर्नाटक में तीव्र विकास को प्रोत्साहन मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वित्त वर्ष 2022 में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से $1 ट्रिलियन से अधिक का लेनदेन। नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। चालू वित्त वर्ष के लिए पहली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से शुरू, 24 जून तक बॉन्ड लिए जा सकेंगे। सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। पंजीकरण जुलाई से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग ने 111 और दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाया। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मैसूरू में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। योग को प्रोत्साहन देने में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा। लद्दाख से भिक्षु संघ सेना, उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ब्राजील से मार्कस विनियस रोजो रोड्रिग्स और ब्रिटेन से व्हील ऑफ योग को चुना गया। और डबलिन में आज रात 23 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे मैच में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की लागत की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने देश के तीसरे पूर्ण वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों और 7 रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक के तीव्र विकास में योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटका की जनता के हर सपने को भी पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे से बेंगलुरु की कैपेसिटी के विस्तार में बहुत मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु शहर में ही रहने की मजबूरी को कम करेगा। अगर 40 साल पहले ये चीजें पूरी हुई होती तो बेंगलुरु पे दबाव न बढ़ता। पास के सैटेलाइट टाउनशिप, सबअर्बन और ग्रामीण इलाके जब रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। सबअर्बन रेलवे की तरह ही बेंगलुरु रिंग रोड भी शहर के कंजेशन को कम करेगा। ये 6 नेशनल हाईवे और 8 स्टेट हाईवे को कनेक्ट करेगा, यानी कर्नाटका के दूसरे हिस्सों में जाने वाली गाड़ियों की बहुत बड़ी संख्या को बेंगलुरु शहर में एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल, सड़क और हवाई संपर्क से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में किए गए सुधारों और अन्य विकास कार्यों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बीते 8 सालों में हमने रेल कनेक्टिविटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया। आज रेलवे में सफर का अनुभव 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। कर्नाटका में भी बीते वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन या तो नई बनाई है या फिर चौड़ीकरण हुआ है। भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप ने अर्थव्यवस्था और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि ई मार्केट और जीईएम सुविधाओं से एमएसएमई को लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि निजी क्षेत्र को समान सुविधाएं दी जा रही हैं और युवाओं को मंच प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे सरकारी कार्यक्रमों में अपने विचार साझा कर सकें और अपना योगदान दे सकें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
यूपीआई के जरिए भुगतान पिछले वित्त वर्ष के दौरान 10 खरब अमरीकी डॉलर को पार कर गया और आज भारत विश्व में डिजिटल भुगतान के मामले में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 2021 में कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 40% है और भीम यूपीआई अब सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक ऐप बन गए हैं। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर संरक्षा और देश की सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने न केवल लोगों का सशक्तिकरण किया है बल्कि उनके जीवन में रचनात्मक बदलाव लाने में भी योगदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 130 करोड़ भारतीय सरकार से सीधे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 7 वर्षों में 23 लाख करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में अंतरित किए हैं। उन्होंने बताया कि इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सेना ने आज अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न ट्रेड्स के लिए सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा जुलाई से पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। उम्मीदवार सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। अधिसूचना में भारतीय सेना ने कहा है कि अग्निवीर योजना के जरिए भर्ती किए गए कर्मचारियों को समय समय पर चिकित्सा जांच और शारीरिक, लिखित और क्षेत्र परीक्षणों से गुजरना होगा। उम्मीदवारों के निष्पात के आधार पर उन्हें नियमित काडर में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया, बहुत ही सुअवसर है इस समय हमारे जवानों के लिए कि वो रोजगार भी पाएंगे और साथ में देशभक्ति का भी उनके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें प्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं इनकी भर्ती की और जुलाई से हो जाएगी भर्ती। कहीं से कहीं पर कोई भी शंका करने की आवश्यकता है ही नहीं। वैसे भी आप देखें 17.5 से 23.5 साल, आपको पता है कि थोड़ी इसकी उम्र बढ़ा दी गई है 21 के बजाय। तो इसमें क्या है कि इतने में तो हमारे लोग आज बाजारों में घूम रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा। मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि ये अपना भविष्य के साथ साथ अपने देश की रक्षा करके एक जो जज्बा होता है मातृभूमि के प्रति, वो निभाने का भी मौका आ गया है। Naukri.com के संस्थापक और इन्फोएज के कार्यकारी उपाध्यक्ष संजीव बिखचंदानी ने अग्निपथ योजना को उपयोगी बताया है। दूरदर्शन के साथ एक साक्षात्कार में श्री बिखचंदानी ने कहा कि अग्निवीरों को बहुत कम उम्र में सेवा और समर्पण का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें आने वाले समय में सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के लिए योग्य बनने में मदद मिलेगी। अगर आपने 15, 20, 25 साल लगा लिए हैं आर्मी में या डिफेंस फोर्सेज में, तो लोग देखेंगे आपको सिक्योरिटी में, फैसिलिटीज मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है उसी एरिया में देखेंगे। जब आप केवल 4 साल की है आपने, तो यू आर एक्चुअली हैव गॉट द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड फोकस एंड अ सेंस ऑफ सर्विस, व्हिच इज अ वेरी गुड फाउंडेशन। एंड उसके बाद आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं। तो दिस में एक्चुअली बी बेटर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की 7वीं महार यूनिट ने आज राजौरी जिले के डूंगी इलाके में युवाओं में अग्निपथ योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। सेना के अधिकारियों ने इस योजना के बारे में बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और अपने उत्साह को व्यक्त किया। आज आर्मी की तरफ से एक कैंप लगा है जिसमें हमें आज अग्निवीर के बारे में बताया गया कि क्या कुछ है और हमारे दिमाग में जितने भी सवाल थे उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया बहुत ही अच्छी तरह से। और हमें उम्मीद है ये स्कीम बहुत अच्छे से लोग भी समझेंगे इसको आगे। युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कीम साबित होगी। हमें आर्मी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्कीम के बारे में बताया जो अग्निवीर है। हमें उम्मीद है कि सरकार इसमें और भी अच्छा करेगी आगे, बेरोजगारी भी दूर होगी, इससे हमें फायदा भी है इस काम में। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार से कर्नाटक में तीव्र विकास को प्रोत्साहन मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वित्त वर्ष 2022 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से $1 ट्रिलियन से अधिक का लेन देन। नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, पंजीकरण जुलाई से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग ने 111 और दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाया। चालू वित्त वर्ष के लिए पहली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से शुरू, 24 जून तक बॉन्ड लिए जा सकेंगे। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मैसूरू में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। योग को प्रोत्साहन देने में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा। लद्दाख से भिक्खू संघ सेना, उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ब्राजील से मार्क्स विनिसियम रोजो रोद्रिग और ब्रिटेन से व्हील ऑफ योग को चुना गया। और डबलिन में आज रात 23 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे मैच में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। निर्वाचन आयोग ने आज 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया। इससे पहले आयोग ने 87 ऐसे पंजीकृत दलों को सूची से हटाया था जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। आयोग ने 25 मई के आदेश में मुख्य चुनाव अधिकारियों को कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। मुख्य चुनाव अधिकारियों ने सत्यापन में पाया कि ये दल अस्तित्व में ही नहीं हैं। आयोग ने निर्णय लिया कि इस आदेश से प्रभावित कोई भी दल 30 दिन के भीतर अपने अस्तित्व के सभी साक्ष्य और अन्य कानूनी दस्तावेजों सहित संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी से संपर्क कर सकता है। ऐसे अतिरिक्त पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पृथक सूची अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित सीईओ और सीबीडीटी को भेजी जाएगी। चालू वित्त वर्ष के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड एसजीबी योजना के पहले चरण के लिए अंशदान आज से शुरू हो गया है। एसजीबी स्कीम 2022-23 की पहली श्रृंखला इस महीने की 24 तारीख तक जारी रहेगी। इसके अंतर्गत सोने का इश्यू मूल्य 5,091 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम डिस्काउंट दिया जाएगा। बॉन्ड इस महीने की 28 तारीख से जारी किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस बार का विषय है मानवता के लिए योग। आयुष मंत्रालय ने भारत और विश्व भर में आयोजित किए जा रहे सभी योगाभ्यास शिविरों और सत्रों के लिए इस विषय का चयन किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए देश भर में 75 विशेष स्थलों पर योगाभ्यास और योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक देश के अंदर 75 आइकॉनिक लोकेशन में मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 16 टाइम जोन पे गार्जियन रिंग डेवलप किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने में दुनिया की 88 नेशन का साथ यूएनओ भी जुड़े हुए हैं। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से शुरू होंगे और आखिर में सैन फ्रांसिस्को और कनाडा में उसकी समर्पण होंगे। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, नेता और अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में 4 स्थानों नागपुर, मुंबई, नासिक और पुणे में आयोजित किए जा रहे योग सत्रों में केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। मुंबई में वाणिज्य और उद्योग तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जो मरीन ड्राइव पर आयोजित किया जाएगा।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा पुणे में आयोजित योग शिविर में हिस्सा लेंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर मंदिर में योग शिविर का नेतृत्व करेंगे, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा जिला प्रशासन और त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग नवी मुंबई में बेलापुर स्थित केंद्रीय सदन में योग के बारे में 4 दिन की विशेष पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। इसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी पुस्तकें रियायती मूल्यों पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख से भिक्खू संघ सेना और ब्राजील से मार्क्स विनिसियम रोजो रोड्रिग्स, उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और ब्रिटेन से ब्रिटिश व्हील ऑफ योग को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2016 में चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल में लगभग 17 लाख से अधिक नए सदस्य पंजीकृत हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि अप्रैल में जुड़े कुल 17,08,000 में से लगभग 9,23,000 सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा नेट में शामिल हुए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के आज 2 वर्ष पूरे हो गए। सरकार ने 20 जून 2020 को 50,000 करोड़ रुपए के संसाधनों के साथ इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कोविड महामारी के कारण अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत 6 राज्यों के 116 चुनिंदा जिलों में दीर्घकालीन आजीविका अवसरों तथा आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस अभियान में सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कामगारों के लाभ के लिए कई और उपाय भी किए हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई। इससे लगभग 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को लाभ हुआ। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 39 करोड़ 51 लाख नए रोजगार के अवसर प्रदान कर कर्मचारी भविष्य निधि खातों में 2,583 करोड़ रुपए जमा किए। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की अभिनव परियोजना निपुण की शुरुआत की। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित करना और उन्हें काम के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ श्रमिकों को विदेशों में भी मिलेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले रुख के चलते आज घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 51,600 स्तर के नीचे जबकि निफ्टी 15,350 अंक के नीचे आकर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ। घरेलू मुद्रा बाजार में रुपया 77 रुपए 98 पैसे प्रति डॉलर के कारोबार के साथ बंद हुआ। इथियोपिया के आरोमिया क्षेत्र में एक हमले में 200 से अधिक व्यक्ति मारे गए हैं। इनमें अधिकतर अम्हारा जाति से संबद्ध थे। अफ्रीका के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश इथियोपिया में जातीय तनाव के बीच ये हमला सबसे घातक हमलों में से एक था। इथियोपिया में राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से बड़े स्तर पर जातीय तनाव फैल रहा है। अम्हारा इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है जिसे बार बार लक्ष्य बनाया जा रहा है। इथियोपिया के मानवाधिकार आयोग ने कल संघीय सरकार से मांग की थी कि वह जातीय संघर्ष का स्थायी समाधान निकाले और ऐसे हमलों से लोगों की रक्षा सुनिश्चित करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता गुयेन वान नेन के साथ बातचीत की। श्री नेन वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और हो चिन मिन सिटी पार्टी कमेटी के सचिव भी हैं।
ये बैठक भाजपा को जानो आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और भारत में मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत करते हैं। श्री नेन ने कोविड महामारी के दौरान मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का धन्यवाद दिया। उन्होंने महान वियतनामी नेता हो चिन मिन की प्रतिमा कल वियतनाम दूतावास के सामने स्थापित किए जाने पर भारत का आभार प्रकट किया। आयरलैंड के डबलिन में 5 देशों के 23 वर्ष से कम उम्र के हॉकी टूर्नामेंट में अब से कुछ ही देर बाद भारत की बालिका टीम का सामना अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। पहले मैच में कल भारत ने मेजबान आयरलैंड पर 4-1 की जीत दर्ज कर अपने अभियान की शुरुआत की थी। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत से शुरू होने वाली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले देश के लिए बहुत गर्व का विषय है। नई दिल्ली में आज श्री रिजिजू ने ऐतिहासिक लाल किले में पहली बार हो रही शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बातचीत की और दोनों राज्यों में तेज वर्षा और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने दोनों राज्यों को स्थिति से निपटने में पूरी सहायता का आश्वासन दिया। श्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आपदा की स्थिति में असम और मेघालय की जनता के साथ खड़ी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में किलेबंदी के अनाधिकृत निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दंडित करने के उद्देश्य से कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को बाहर कर किला जीत लिया। सिराजुद्दौला ने पकड़े गए कैदियों को ब्लैक होल नामक जेल में रखा था। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के 146 बंदियों को 18 गुना 15 फुट के एक कमरे में रखा गया था। हालांकि ये जीत केवल अल्पकालिक थी, क्योंकि एक साल बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया। प्लासी की लड़ाई को आमतौर पर भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में पहला बड़ा कदम माना जाता है। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मनिंद्रनाथ बनर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 20 जून 1934 को हुई थी। वे क्रांतिकारियों राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और जितेंद्रनाथ सान्याल के निकट सहयोगी थे। सीआईडी के कुख्यात उपाधीक्षक J.N. बैनर्जी की हत्या के प्रयास में मनिंद्र नाथ को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैद के दौरान मनमथ नाथ गुप्ता और यशपाल के साथ मनिंद्र ने राजनीतिक बंदियों के बेहतर इलाज की मांग को लेकर 2 बार भूख हड़ताल की। दूसरी भूख हड़ताल ने मनिंद्र के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया और 20 जून 1934 को उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता है।
हम लुधियाना जिले के रहने वाले राष्ट्रवादी गुरनाम सिंह को भी याद करते हैं। गुरनाम सिंह ने 20 जून 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद गुरनाम सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मुल्तान, फिरोजपुर और लुधियाना जेलों में रखा गया। कर चले हम पिता जनपन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गुरनाम सिंह को सितंबर 1944 में लुधियाना जेल में फांसी दे दी गई। इस शहीद को आकाशवाणी समाचार का नमन। बीस जून 1947 को सर्वोच्च बलिदान देने वाली मात्र 12 वर्ष की कन्या कलीबाई को भी हम आज याद कर रहे हैं। डूंगरपुर के महारावल ने राज्य पुलिस को भीलों के लिए उन सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया जिन्हें राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर ने स्थापित किया था। 19 जून 1947 को जब रास्तापाल गांव के एक भील विद्यालय के शिक्षक सेंगा भाई ने पुलिस अधीक्षक के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उन्हें पुलिस के ट्रक के साथ रस्सी से बांध दिया गया और खींचा गया। कलीबाई ने इस क्रूर कार्रवाई को देखा। वो बहादुरी से अपने शिक्षक की मदद के लिए दौड़ी और अपनी दरांती से ट्रक से बंधी रस्सी काट दी। राज्य पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्होंने 20 जून 1947 को डूंगरपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश की इस बहादुर बेटी को सादर नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू और लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा का अनुमान है। गिलगित में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमक सकती है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, ईटानगर, आइजोल और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, केंद्र की और राज्य की डबल इंजन सरकार से कर्नाटक में तीव्र विकास को प्रोत्साहन मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वित्त वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से $1 ट्रिलियन से अधिक का लेनदेन। नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। पंजीकरण जुलाई से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग ने 111 और दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाया। चालू वित्त वर्ष के लिए पहली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से शुरू। 24 जून तक बॉन्ड लिए जा सकेंगे। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मैसूरू में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। तेज वर्षा और बाढ़ के कारण स्थिति से निपटने में पूरी मदद का भरोसा दिया। योग को प्रोत्साहन देने में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा। लद्दाख से भिक्खू संघसेना, उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ब्राजील से मार्कस विनिसियस रोड्रिग्स और ब्रिटेन से व्हील ऑफ योग को चुना गया। और डबलिन में आज रात
23 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे मैच में अब से कुछ ही देर में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।